नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर खगड़िया से बताते हैं, जहां के परबत्ता में एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी की गई और इस आतिशबाजी के दौरान निकली चिंगारी से 2 घर जलकर राख हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां के परबत्ता में एक शादी समारोह में आतिशबाजी के दौरान एक चिंगारी से 2 घर जलकर राख हो गए। शादी के लिए बारात दरवाजे पर लगी रही थी कि पटाखे की चिंगारी से फूस की झोपड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आग ने भयानक रूप ले लिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और 2 घर यहां पर जलकर राख हो गए। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त शादी के लिए बारात दरवाजे पर लगी रही थी और उस वक्त आतिशबाजी की गई और इस आतिशबाजी की वजह से जो चिंगारी निकली उसकी वजह से ये आग लग गई और 2 फूस की झोपड़ी में ये आग लगी और घर के अंदर का जो सारा सामान था वो भी जलकर राख हो चुका है। और बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां पर ट्रक ने बस में टक्कर मारते इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि 24 लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांका से, जहां पर ट्रक ने एक बस में टक्कर मार दी, बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि इस हादसे में 24 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि शिवम ट्रैवल नामक बस सिलीगुड़ी से रांची जा रही थी। बस चालक को नींद आने पर वो रास्ते में उतरा, तभी ट्रक ने पीछे से बस में टक्कर मार दी और बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने क्रेन की मदद से बस को गड्ढे से निकाला। सिलीगुड़ी से रांची से गुमला जा रहे थे। अच्छा, मतलब कैसे, क्या हुआ? बस खड़ी थी। अच्छा, तो पीछे तरफ से शायद ट्रक ने धक्का दिया। शायद पीछे से कोई आगे बस वाला धक्का मार दिया? नहीं, ट्रक धक्का मार दिया जी, और उसमें गाड़ी पलट गई जी। तो गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी रुका हुआ था, ठीक है। ड्राइवर तो मुख धो रहा था और पीछे से एक गाड़ी आया और हमारा बस गाड़ी को मारा और हम डायरेक्ट पलटी होने के बाद ये बच्चा है मेरा, हम बच्चा का चलते हम बहुत कोशिश किया निकालने के लिए, लेकिन मेरा बच्चा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा मम्मी पापा लोग घायल लोग। सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में है और मेरे सामने जो आप देख रहे हैं कि जो लोग भर्ती हैं, ये लोग बस एक्सीडेंट में करीब 20 से 25 लोग जख्मी हुए हैं। बस सिलीगुड़ी से गुमला की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि शिवम ट्रैवल्स नामक बस बाराहाट से आगे और ढाका मोड़ के बीच में बस ड्राइवर रोककर कुछ अपना चेहरा धो रहा था या कुछ, और पीछे से जो ट्रक आई वो धक्का मारने से करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। चिकित्सक की बात माने तो उनका साफ कहना है कि अधिकांश मरीज स्टेबल हैं और कुछ मरीज डिसऑर्डर बताए जा रहे हैं, जिनका बेहतर इलाज के लिए यहाँ पर CT स्कैन और जो भी प्रबंध है किया जा रहा है और स्थिति खराब होने के बाद उनको रेफ़र करने की बात की जा रही है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। और अब खबर आपको सिमडेगा से बताते हैं, जहां पर तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद बालू माफिया जो है वो धड़ल्ले से बालू का उठाव कर रहे हैं। आपको बताते चले कि दिन के उजाले में भी धड़ल्ले से बालू का उठाव किया जा रहा है और शहर की तमाम नदियों से बालू माफिया जो है वो धड़ल्ले से बालू का उठाव कर रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो नदियों से बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। प्रशासन की तमाम बंदिशों के बावजूद भी बालू माफियाओं में खौफ नहीं दिख रहा है। शंख और पालमाडा नदी से बालू घाटों पर बालू के अवैध खनन की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर हर रोज इन नदियों से सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा से बालू का उठाव किया जा रहा है। नदियों से बालू के अवैध खनन से सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिमडेगा से हमारे सहयोगी श्रीराम पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीराम, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की मिलीभगत भी दिखती है, क्योंकि तमाम बंदिशों के बावजूद भी, तमाम पाबंदियों के बावजूद इस तरीके से बालू का उठाव जारी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, प्रशासन की पूरी लापरवाही है और प्रशासन अभी तो पंचायत चुनाव का बहाना बना रहा है लोग,
लेकिन बालू का उठाव लगातार जारी है। अब बालू उठाव को रोकने के लिए अधिकारी सुस्त नजर आते हैं सिमडेगा जिला में। श्रीराम, स्थानीय लोगों की ओर से ये भी कहा गया कि उनकी ओर से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी बालू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे की क्या कुछ वजह? जी, जब ग्रामीण शिकायत करते हैं, 1-2 ट्रैक्टर पकड़कर फाइन करके छोड़ दिया जाता है, पर ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता है। लगातार बालू का उठाव हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, तभी इतने धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है। चलिए श्रीराम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं गोपालगंज से, जहां पर ISO सर्टिफाइड मॉडल सदर अस्पताल इन दिनों बदहाली की रोशनी में है। आपको बताते चले कि यहां पर मरीज बेहद परेशान हैं, लेकिन अस्पताल परिसर के अंदर की तस्वीर सामने ना आ जाए, इसके लिए मीडिया कर्मियों के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि मीडिया कर्मी ने जब अंदर की तस्वीर सामने लाने की कोशिश की तो उनसे बदसलूकी भी की गई। इस रिपोर्ट को देखिए। भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था। गोपालगंज सदर अस्पताल में लापरवाही, मरीजों को नहीं मिल रही कोई सुविधा। यह है प्रदेश मॉडल सदर अस्पताल। यहां कंधे पर मरीजों को अस्पताल लाया जाता है। इलाज की व्यवस्था तो दूर, स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं कराया जाता। इन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। बुजुर्ग पिता को बेटा कंधे पे लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल रहा है। दूसरी तस्वीर को देखिए, चादर में शव को लेकर परिजन बाहर ला रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को देखिए, इमरजेंसी वार्ड में मरीज को लगाए गए ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर तार बिजली बोर्ड में किस तरह से इंजेक्शन देने वाली सिरिंज के सहारे लगाया गया है। मॉडल सदर अस्पताल की इन तस्वीरों को मीडिया दिखा न सके, इसलिए सदर अस्पताल प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी कर बाज़ाब्ते पोस्टर चिपका दिया है। इसमें मीडिया के प्रवेश पर अस्पताल में रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों को न्यूज कवरेज करने पर सुरक्षा कर्मियों को कड़ी हिदायत दी गई है कि कैमरे और मोबाइल को तोड़ देना है और अस्पताल से बाहर कर देना है। इन तस्वीरों को देखने के बाद इस वीडियो को जरा देखिए, किस तरह से अस्पताल का सिक्योरिटी इंचार्ज राजेश मीडिया कर्मी के साथ दुर्व्यवहार कर कैमरे और मोबाइल को तोड़ दे रहा है। वहीं सदर SDPO संजीव कुमार ने मामले की जांच की। SDPO ने कहा कि जांच कर तत्काल सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पे आप लोग रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, छोड़िए ना आपको। तो आखिर ये क्यों कर रहा है? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। तो आखिर ये क्यों कर रहा है? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। दिमाग खराब करके रखा हुआ है कि कैसे उन लोगों ने पत्रकार का मोबाइल और ये जो माइक होता है तोड़ा है। उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों का कहना है कि अस्पताल में 3-3 बॉडी रखी हुई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए मौजूद नहीं है। दिक्कत यही है कि हम लोग सुबह 8 बजे से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी वहाँ गया है चिराई घर के पास, अभी तक कोई वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। 3-3 बॉडी वहाँ पड़ा है लोगों का। हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। यही तो विधि व्यवस्था है इस सदर अस्पताल का। काफ़ी लाचार व्यवस्था है यहाँ की। इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ISO से सर्टिफाइड मॉडल सदर अस्पताल की ये व्यवस्था है तो गोपालगंज के प्रखंड अस्पताल की स्थिति का आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अस्पताल प्रशासन भले अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। ISO से सर्टिफाइड गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में ये व्यवस्था है तो प्रखंड के अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अस्पताल प्रशासन लापरवाही पर भले ही पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
और अब बड़ी खबर आपको मुंगेर से बताते हैं, जहां पर अपराधियों ने सदर अस्पताल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आपको बताते चले कि इस फायरिंग में हालांकि दवा दुकानदार जो हैं वो बाल बाल बच गए हैं। इस पूरी घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन में जुटी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेर से, जहां पर सदर अस्पताल के बाहर अपराधियों ने फायरिंग की है। अपराधियों के हमले में दवा दुकानदार बाल बाल बचे हैं। वहीं इस घटना के बाद पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेर से, जहां पर सदर अस्पताल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हाँ, वो गोली कहाँ लगी? वो तो जो कि जहाँ था यहाँ दुकान में एक तो दुकान के शटर में लग गई है। हाँ। दो तो वहाँ प्रकाश मेडिसिन के काउंटर में लगा है, जो कि वहाँ काफ़ी बरामद हुआ है प्रशासन का। और बगहा के धनहा में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों की ओर से ये बात कही जा रही है कि जहरीली शराब पीने की वजह से युवक की मौत हुई है, लेकिन पुलिस की ओर से इस बात से साफ तौर पे इनकार किया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। और अब खबर आपको बताते हैं सीतामढ़ी से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 कुख्यात अपराधियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि पुलिस ने अपराधियों के पास से 7 जिंदा कारतूस और पिस्टल भी बरामद किए हैं और फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है और मामले की छानबीन भी लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि पुलिस के अनुसार इन अपराधियों का संबंध कुख्यात अपराधी विकास झा उर्फ कालिया के गैंग से है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी अपराधियों के पास से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी किसी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जो एक नामचीन अपराधकर्मी है सीतामढ़ी जिला का विकास झा उर्फ कालिया, उससे भी इन लोग का संपर्क है। एक अपराधकर्मी शिवशंकर महाराज है, उससे संपर्क पाया गया है पूर्व का, और कन्हई ठाकुर है, उससे भी संपर्क है। तो इस छापामारी हम गिरफ्तारी से कालिया गैंग पे भी हम लोग नकेल कसने में कामयाब रहे हैं। और बिहार वासियों को आज से हीट वेव और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में बिहार में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से गर्मी से थोड़ी राहत बिहार वासियों को मिलेगी और जो गर्मी से जो बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त था उसमें थोड़ा विराम लगेगा। आपको बताते चले कि अगले 48 घंटे में दक्षिण बिहार छोड़कर बाकी इलाकों में आकाशीय बिजली के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में 14 जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिला, जिसमें सबसे गर्म शहर बक्सर रहा। बक्सर में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। मौसम का मिजाज बदलने लगा है और आज से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य के 14 जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिला, जबकि इससे पहले 19 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग की माने तो आज से अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट रहेगी और लोगों को हीट वेव से राहत भी मिलेगी। वहीं कल से राज्य के दक्षिण बिहार छोड़कर अन्य इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है, जिसमें तेज हवा भी चलने की संभावना जताई गई है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं 1 मई को दक्षिण बिहार छोड़कर बाकी अन्य जिलों में भी मध्यम से लेकर हल्की बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है और हीट वेव का जो असर है उसमें काफी कमी रहेगी। यानी आज से जो बिहार वासी हैं उनको हीट वेव से कहीं न कहीं राहत मिलेगी, भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम बदला बदला सा रहेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आपको खबर बताते हैं गोपालगंज से, जहां पर
तमाम बंदिशों के बाद, तमाम पाबंदियों के बावजूद भी बालू का अवैध उठाव लगातार जारी है। आपको बताते चले कि इसकी वजह से सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं देखिए, यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने खनन विभाग और जिला प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी बालू माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बालू का अवैध उठाव धड़ल्ले से जारी है, जिससे गंडक पर बने पुल और बांध पर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। लिहाजा लोगों ने खनन माफिया को खदेड़ दिया है। बालू के अवैध खनन का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी में बालू के अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी में। देख सकते हैं यहाँ पर पोकलेन है और ठीक बगल में गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाली मंगलपुर पुल है और इधर डंपर लगी हुई है। फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, लोगों के द्वारा जो बालू के अवैध खनन को रुकवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पिछले कई दिनों से गंडक नदी में बालू का अवैध खनन किया जा रहा था। देख सकते हैं ये नदी जैसा जो है इलाका बन चुका है पूरा बालू के अवैध खनन की वजह से। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिन्होंने बालू के अवैध खनन के कार्य को रुकवा दिया। हम उनसे जानते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत के नुकसान होगा और इससे पूरे ज़िले का नुकसान होगा, क्योंकि ये जो कटाव है ये हमारे ही जो गड्ढा बना है ये सीधा मारेगा हमारे बांध के ऊपर। प्रशासन से कई बार हम लोग बोले भी हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं क्या नुकसान होगा इससे? नुकसान यही होगा कि बगल में छरकी है, जब बाढ़ आता है तो छरकी पे दबाव बढ़ता है, तो दबाव बढ़ेगा तो वहाँ कटाव बढ़ेगा। तो जो लगातार खनन हो रहा है इसकी सूचना भले ही प्रशासन को नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये खनन का कार्य चल रहा है और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि वो बता रहे हैं कि प्रशासन को सूचना तो रहती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, बिहार में इफ्तार पर सियासत जारी है। कल जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी के दौरान कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे अनोखी तस्वीर जो सामने आई, जिसने सबका ध्यान खींचा, वो तस्वीर है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। आपको बताते चले, तस्वीरें भी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तेजस्वी यादव को सी ऑफ करने, यानी कि तेजस्वी यादव को उनकी गाड़ी तक छोड़ने नीतीश कुमार खुद गए। जेडीयू की दावत में क्या कुछ हुआ, कौन कौन से लोग आए, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस खास तस्वीर को देखिए जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 22 अप्रैल की इफ्तार पार्टी की खूब चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार पैदल चलते हुए राबड़ी देवी के घर पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंच गए थे। 28 अप्रैल को तेजस्वी ने उसका बदला चुकाया। पटना के हज भवन में जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप के साथ इस आयोजन में शामिल हुए। 22 अप्रैल के इफ्तार में नीतीश और तेजस्वी दोनों उस दिन साथ थे, लेकिन आज दोनों के बीच फासला था। हालांकि नीतीश कुमार ने इस फासले को पाट दिया। इफ्तार पार्टी के आखिर में तेजस्वी को उनके नीतीश चाचा उनके गाड़ी तक छोड़ने गए और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और इफ्तार के बहाने बिहार में सियासत जो है वो चरम पर है। लगातार तमाम पार्टियों की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। कल जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, उसके पहले आरजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। लेकिन इन दोनों इफ्तार पार्टियों में एक चीज कॉमन रही, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मिलना। आपको बताते चले कि दोनों इफ्तार पार्टियों में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिले और उन्होंने काफी बातें की। आपको बताते चले कि इस वक्त आप 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों में सिर्फ 6 दिन का फासला है। पहली तस्वीर देखिए 22 अप्रैल की है, जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर हुए इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे और 6 दिन बाद तेजस्वी यादव जेडीयू की इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंच गए। राबड़ी के घर नीतीश के पहुंचने के बाद इफ्तार की रौनक बदल गई। लालू का परिवार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही नजर आया था। तेजस्वी खुद नीतीश कुमार के साथ बैठे थे, लेकिन आज दोनों नेता एक दावत में तो थे, लेकिन दोनों के बीच फासला था। आज ललन सिंह के साथ तेजस्वी यादव बैठे थे। ललन सिंह लालू परिवार पर अमूमन आक्रामक रहते हैं, लेकिन आज उनका मिजाज भी काफी बदला सा था। जाहिर है एक बार फिर इन दोनों तस्वीरों का सियासी गलियारों में मायने जरूर निकाला जाएगा। साथ में क्या हो गया? कहाँ आगे जा रहा है?
और सीएम नीतीश को तेजस्वी यादव को गाड़ी तक छोड़ने की तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर के बाद कांग्रेस और आरजेडी का बयान भी अब सामने आ गया है। कांग्रेस आरजेडी ने एक सुर में कहा है कि सभी चीजों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये एक शिष्टाचार भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी अपने समकक्ष तेजस्वी यादव जी को छोड़ दें, उनकी गाड़ी तक अगर आए तो ये सामान्य शिष्टाचार भी तो हो सकता है। सब कुछ राजनीति ही क्यों है भाई? हम सब चीज को राजनीतिक चश्मे से ही क्यों देखना चाहते हैं? यह बेहद सामान्य शिष्टाचार है कि उन्होंने जिनको बुलाया था अपने समकक्ष को, उनको विदाई देने आए उनकी गाड़ी तक। कल जेडीयू की ओर से दावते इफ्तार में शामिल होने नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी भी पहुंचे थे। तो मेहमान के रूप में जेडीयू की तरफ से सब लोगों ने स्वागत किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको छोड़ने उनके गाड़ी तक आए, इसमें कौन सी बुराई है? तो मेजबान के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अगर ये सम्मान दिया तो चाचा भतीजे का भी। और देखिए, कॉमन सिविल कोड को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसका समर्थन किया है, वहीं पर जेडीयू इस मुद्दे पर असहज दिखती है। देखिए, हम लोग गठबंधन की पार्टी न है। भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो हमारा आइडियोलॉजी तो है नहीं, हमारी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी। लेकिन सरकार चलाने के लिए राजनीतिक कारणों से हम लोग आपस में गठबंधन है। और देखिए, अब आपको एक सुखद तस्वीर दिखाते हैं। पटना वासियों को गंगा पाथवे एक्सप्रेस पर सफर करना अब जो उनका सपना है वो पूरा हो पाएगा। आपको बताते चले कि इसके लिए निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जा चुका है और बहुत जल्द लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए जो पथ जो टूट गया था उसको अब फिर से निर्माण किया जा रहा है और पटना के लोगों को इससे जाम से मुक्ति मिलने वाली है। दीघा से एन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक 5.4 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है और अब अप्रोच पथ बनाने का काम अंतिम रूप में चल रहा है। अप्रोच पथ बनते ही 30 मई तक सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन भी करेंगे। लोग दीघा से गांधी मैदान तक महज 5 मिनट में अब सफर तय कर सकेंगे। इस गंगा एक्सप्रेस वे का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। गंगा पथ एक्सप्रेस वे पर पटना वासियों का सफर करने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक यानी 5.4 किलोमीटर तक एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है और अब सिर्फ उद्घाटन का इंतजार है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से युद्ध स्तर से काम चला है और पीएमसीएच तक जो आप देख पा रहे हैं कि ये युद्ध स्तर से लगातार तैयार किया जा रहा है। हालांकि अप्रोच पथ अभी एएन सिन्हा के पास बन रहा है, 90% काम पूरा हो गया है और हम कैमरामैन दीपक से कहें कि आप पैन करके इस अप्रोच पथ को दिखाइए कि सीधे अगर दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट यानी गांधी मैदान को अगर आना चाहेगा तो महज 5 मिनट में गांधी मैदान पहुंच सकता है और यही अप्रोच पथ तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं यही कनेक्टिविटी रहेगी और यहां से सीधे आयुक्त कार्यालय यानी पटना प्रमंडल के जो आयुक्त हैं उनके कार्यालय के पास सीधे इसका रास्ता निकलेगा और वहां से लोग बायां गांधी मैदान जा सकते हैं और दायां गोल घर जा सकते हैं। तो इसको लेकर एक सपना था बिहार वासियों का कि मैरीन ड्राइव का सफर करेंगे, तो ये सफर अब कहा यह जा रहा है कि मई के आखिरी तक सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद लोग आसानी से मैरीन ड्राइव का सफर कर सकेंगे। फिलहाल आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए दीघा यानी हमारे बाईं तरफ जो दीघा है वहां से सीधे आने में 5 मिनट लगेगा और यहाँ जो कनेक्टिविटी है इसके आगे सीधे पीएमसीएच और दीदारगंज का रास्ता निकल जाता है, यानी भीषण जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी और उसके साथ साथ सफर भी आसान हो जाएगा। बताते चलूं कि इस अप्रोच पथ के आसपास और बीच बीच में कई जगह पर गोलंबर भी दिए जाएंगे, जिसके पास बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी किया जाएगा, यानी सौंदर्यीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये सपना जो है जल्द साकार होने वाला है और बताया जा रहा है कि 30 मई तक सीएम नीतीश कुमार जब उद्घाटन करेंगे उसके बाद लोग आसानी से दीघा से एएन सिन्हा और पीएमसीएच तक सफर कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।